तो देखो क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, देयर आर टू वेक्टर्स ए बार प्लस बी बार, उनकी एडिशन है पी बार एंड उसका मैग्नीट्यूड इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो एंगल क्या रहेगा ए और बी का, बोलो। 0 डिग्री। पक्का? यस सर। तो देखो ये केस ऐसी है, आंसर तो बिल्कुल सही है। कैसे पता चला आपको? सर जेव्हा मॅग्निट्यूड हे असतं पॅरलल असतात तेव्हा म्हणजे सर असतं. जीरो। देखो स्पेशल केस है. ये ए बार है, ये कोई बी बार है, इन दोनों का रिजल्टेंट पी बार आने वाला है। तो देखो मैग्नीट्यूड ऑफ पी इज ए प्लस बी, मतलब अगर इसे मैं 5 कह रहा हूं और ये 8 है, सॉरी ये 3 है, तो पी का मैग्नीट्यूड 5 प्लस 3 ये 8 आ रहा है। ऐसा तभी होगा अगर इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल इस प्रकार से 0 डिग्री रहेगा और वो एक ही डायरेक्शन में रहेंगे। क्या सही है क्या? यस सर। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है, इनके बीच का एंगल ये छोड़ के कुछ भी अलग है, तो आपको ध्यान में आएगा इनका रिजल्टेंट ये पी बार से छोटा आने वाला है, मतलब ए प्लस बी से छोटा आएगा। देखो अभी इनके बीच का एंगल 0 था, अगर मैं इस एंगल को बढ़ाते जा रहा हूँ, दो वेक्टर के बीच का एंगल बढ़ रहा है ना, और एडिशन करते वक्त हमें क्या करना होता है, पहले के हेड के पास दूसरे की टेल लेकर आनी पड़ती है। तो इनका रिजल्टेंट जो रहेगा आपको ध्यान में आएगा, ये रिजल्टेंट अभी छोटा होते जा रहा है। एक सेकंड अपन देखते हैं ये हो पाएगा। हाँ देखो अभी रिजल्टेंट इज ए प्लस बी, बट जब एंगल बढ़ रहा है तो ये रिजल्टेंट छोटा 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 होते जा रहा है। ठीक है, ये तभी होगा जब एंगल 0 रहेगा। चलो तो ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर? ऑप्शन ए। दूसरा देखो, गिवन थीटा इज एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार, ए बार एंड बी बार का एंगल ये थीटा है, तो ए कैप क्रॉस बी कैप इज इक्वल टू ए कैप एंड बी कैप, इनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? देखो बढ़िया सवाल है। ए कैप क्या होता है? बी कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग बी बार। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप क्या आएगा? यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 1 रहता है हमेशा। ओके, क्या ए कैप एंड बी कैप इनकी डायरेक्शन ए और बी की डायरेक्शन ही है? हाँ सर, तो एंगल बिटवीन ए कैप एंड बी कैप कितना रहेगा? वही एंगल रहेगा जो ए बार और बी बार के बीच का है। क्या सही है? यस सर। देखो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये अगर ए बार एंड बी बार है, ये इनके बीच का एंगल है थीटा, तो ये
ए कैप रहेगा और ये बी कैप रहेगा। क्या उनके बीच का एंगल थीटा ही है क्या? क्या कुछ अलग है? बोलो। इनके बीच का एंगल उतना ही थीटा है एक क्या? है। बिल्कुल सर, उतना ही रहेगा। ओके, फिर तो ठीक है, फिर काम आसान हो गया। ए कैप क्रॉस बी कैप क्या आता है? पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम इनटू एन कैप। तो आपको मैग्नीट्यूड ही पूछा है, तो डायरेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड 1 1 है, तो ये आने वाला है साइन थीटा। क्या सही है क्या? यस सर। हाँ सर। ओके, बढ़िया। चलो आगे बढ़े। यस सर। देखो क्वेश्चन 3 में क्या कहा है। ए बार है 2i प्लस 4j, बी बार है 5i प्लस pj। बी का मैग्नीट्यूड बता दो। ए बार इज पैरेलल टू बी बार। आपको पता है ए बार और बी बार एक दूसरे को पैरेलल होते हैं, तो क्या होता है? ए एक्स अपॉन बी एक्स यही रेशियो रहेगा, ए वाई अपॉन बी वाई यही रेशियो रहेगा, ए जेड अपॉन बी जेड। दैट इज 2/5 इक्वल टू 4/p। p की वैल्यू आ गई आपकी, कितनी आ गई? 10। क्या सही है? यस सर। तो हमारा बी बार वेक्टर हो गया 5i प्लस 10j, इसका मैग्नीट्यूड आ गया √5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, दैट इज √125, जिसको आप 25 5 करके 5√5 लिख सकते हो। है क्या ऑप्शन? यस सर, ऑप्शन है। सर एक बार बताना फिर से। देखो ए बार और बी बार दिया है और कहा है ए बार इज पैरेलल टू बी बार। तो हमें पता है जब ए बार और बी बार एक दूसरे को पैरेलल रहते हैं तो ए एक्स अपॉन बी एक्स इक्वल टू ए वाई अपॉन बी वाई इक्वल टू ए जेड अपॉन बी जेड रहता है। तो ए एक्स अपॉन बी एक्स है 2/5, तो ए वाई अपॉन बी वाई रहेगा 4/p। अब 2 का डबल हो गया, p 5 का डबल रहेगा 10, तो बी बार वेक्टर हो गया 5i प्लस 10j। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर 25 प्लस 100 125, जिसको आप लिख सकते हो 25 5 जा 25 √25 मतलब 5 होता है, तो 5 बाहर निकल गए, √5 अंदर है। यस सर। ठीक है। यस सर। क्वेश्चन 4 बढ़िया, ऐसा एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया था। देखो क्वेश्चन 5 में क्या कहा है। The resultant of two forces at right angle is 5 Newton. When the angle between them is 120, the resultant is √13. तो देखो एक फोर्स को ले लो P एंड दूसरा फोर्स Q। एंगल अगर उनके बीच का 90 डिग्री है
तो रिजल्टेंट होता है 5 न्यूटन जब एंगल 120 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट है √13। अब आपको रिजल्टेंट का रिलेशन पता है, R इक्वल टू अंडर रूट क्या होता है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। सो पहले केस के लिए आप लिख सकते हो रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq। एंगल कितना है 90, यहाँ पर आ जाएगा cos 90। दूसरे केस में लिखोगे आप अंडर रूट 13 इक्वल टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos 120। ठीक है, तो यहां से आपको मिल गया पहले रिलेशन से फाइव इक्वल टू cos 90 की वैल्यू 0, तो दिस इज अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। और दूसरे रिलेशन से मिल जाएगा अंडर रूट 13 इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर cos 120 -1/2। cos 120 को आप लिख सकते हो 90 प्लस 30। जब 90 होता है तो cos का साइन हो जाएगा। 90 प्लस 30 120 इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव है, दिस इज माइनस साइन 30, दैट इज -1/2। 2 चले गए, ये माइनस PQ आ जाएगा। p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर की वैल्यू देखूं क्या मैं, -25 माइनस PQ। अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा, क्या आ जाएगा देखो ये, देखो 13 इक्वल टू 25 माइनस PQ। सो PQ की वैल्यू आ जाएगी 8 नहीं 12। ठीक है, और p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल टू आता है 25। तो देखो दोनों का प्रोडक्ट 12 है और उनके स्क्वायर की एडिशन 25 है। 12 के फैक्टर्स देखो, 3 4 जा 12, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25। ये आंसर क्या आना चाहिए, 3 and 4। क्या सही है? उल्टा पार्ट अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, यहाँ से Q की वैल्यू लिखो 12/P, यहाँ पर पुट करो 12/P स्क्वायर, उसे सॉल्व करो, P और Q की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज ऑप्शन है तो ये ज्यादा सही है ना हमारे लिए। देखो क्या है, 3 और 4 है ऑप्शन हमारे पास, क्या सही है? सर ये वाला वापस समझाओ। बताओ यहाँ पर क्या ध्यान में नहीं आया? सर वो फॉर्मूले से। कौन से? ये वाला पार्ट? हाँ सर। ओके, रिजल्टेंट ऐसा निकालते हैं ये पता है आपको?
r इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, ये टू पी क्यू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया है। सही है। सो आपको पहले कहा है जब दोनों के बीच का एंगल 90 है तो रिजल्टेंट 5 आता है, तो मैंने 5 लिखा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2pq cos 90। ठीक है, cos 90 की वैल्यू 0, तो इसलिए ये यहाँ पर आ गया 5 इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, दिस इज रूट 13, क्योंकि आपको कहा है रिजल्टेंट है रूट 13 जब एंगल 120 रहता है, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 120। ठीक है, cos 120 मतलब cos 90 प्लस 30, जब यहाँ पर 90 टू 70 होता है तो cos का साइन होता है, तो ये हो गया sin 30। अब cos 90 प्लस 30 दैट इज cos 120 होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव रहता है, इसलिए ये आ गया माइनस sin 30, ये वैल्यू आ गई -1/2, यहाँ पर -1/2 पुट कर दिया, 2 चले गए, तो ये -2pq हो गया। सही है, बस। अब मैंने क्या कहा, आप इसे दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हो, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 25। ठीक है, यहाँ पर भी स्क्वायर कर दिया, 13 इक्वल टू 25 माइनस पी 25 माइनस पी क्यू, तो पी क्यू की वैल्यू आ गई 12। ऐसे दो नंबर्स है जिनके स्क्वायर की एडिशन 25 है और प्रोडक्ट फेल है, फैक्टर्स लिखे पी क्यू के। मुझे ध्यान में आया यार 3 और 4 ये ऐसे फैक्टर्स है जहां पर हमारी कंडीशन मैच होती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन 5 देखो, ये क्वेश्चन एकदम बढ़िया। व्हाट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग i प्लस j, क्या आएगा आंसर? i प्लस j के अलोंग का यूनिट वेक्टर क्या रहेगा? के। बहुत बढ़िया, किसने बताया कि, और क्यों बताया? सर हमने वो बनाया था सर्किट। वो प्रोडक्ट के लिए है, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। i प्लस j, ध्यान में रखो, ये i है, सॉरी ये j कैप रहेगा, ये k कैप रहेगा। ठीक है, i प्लस j, ये वेक्टर ऐसा आने वाला है। ठीक है, और इसके अलावा का यूनिट वेक्टर इसी प्लेन में आएगा। क्या सही है क्या? वो आई जे के हमने साइक्लिक ऑर्डर में जो लिखा है, इट इज फॉर क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, एडिशन, ये वेक्टर जिस प्लेन में है आई जे उसी प्लेन में रहेंगी, क्योंकि ये ट्रायंगल लॉ फॉलो करता है वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल मतलब प्लेनर डायग्राम है, ये उसी प्लेन में रहेगी। ठीक है, आप इसे लगे तो कह सकते हो लेट ए बार इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप, देयरफॉर इसके अलोंग का यूनिट वेक्टर मतलब ए कैप चाहिए, ये आ जाएगा ए बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। ए बार आ जाएगा आई प्लस जे, ए बार का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, दिस इज √2। सो आंसर क्या आना चाहिए मेरा? आई क्या बात ध्यान में? Yes, चलो sir. सर आगे वो बढ़ते हैं। √2 कैसे आया वो बताना।
अरे राजा, याचा मॅग्निट्यूड कसा काढतो आपण? एक्स की वैल्यू कितनी है? ए वाई की वैल्यू कितनी है? आया क्या √2? सही है। ए बार का मैग्नीट्यूड √2 है, सिंपल। आलं का लक्षात? अरे हाँ या ना? यस हाँ, हाँ ओके चलो। क्वेश्चन 6 बढ़िया है। ऐसा क्वेश्चन एक्चुअली हमने किया है। वेक्टर ए पॉइंट्स वर्टिकली अपवर्ड। देखो, मैं आपको पहले ही कहा था, ये वेक्टर को आपको विजुअलाइज करने की बहुत जरूरत रहती है, ठीक है? और विजुअलाइज करके क्वेश्चन को ठीक से पढ़ने की जरूरत है। दिस इज अपवर्ड, ये नॉर्थ है तो ये साउथ रहेगी। ये नॉर्थ है, नॉर्थ के राइट हैंड साइड में ईस्ट कलकत्ता है, वेस्ट में मुंबई है। क्या सही है? तो अब देखो, वेक्टर ए बार पॉइंट्स वर्टिकली अपवर्ड। ए बार कहाँ पर है? वर्टिकली अपवर्ड से, ठीक है। बी बार कहाँ पर है? तो ये ए बार की डायरेक्शन होगी। बी बार है टुवर्ड्स नॉर्थ, सही है। ये बी बार की डायरेक्शन होगी। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए बार क्रॉस बी बार क्या रहेगा? ए बार से अगर बी बार की तरफ जाते हो तो इसकी डायरेक्शन कहाँ पर रहेगी? बताओ कहाँ पर रहेगी? सर लेफ्ट में टुवर्ड्स लेफ्ट। राइट हैंड थंब रूल को यूज करो, यू विल रियलाइज दिस डायरेक्शन इज टुवर्ड्स लेफ्ट। कैसे निकालनी होती है ये डायरेक्शन? पहले वेक्टर के अलोंग आपकी फिंगर्स लेकर जाओ, ठीक है ना? पहले वेक्टर के अलोंग आपकी फिंगर्स लेकर जाओ। मेरी फिंगर्स अपवर्ड है, ये नॉर्थ सामने है, माय थंब इज टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ए बार क्रॉस बी बार की डायरेक्शन निकाल पाओगे। तो आंसर क्या आएगा? लेफ्ट साइड में कौन है? along west. अलोंग वेस्ट। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। एक सेकंड रुको। हाँ, चलो कहा गए क्वेश्चन 7। What vector must be added to the sum of two vectors so that resultant is unit vector along z direction? आएगा किसी? आसान है ये क्वेश्चन भी, शायद से हमने इसके पहले किया है क्या, या ऐसा क्वेश्चन तो जरूर किया है। What vector must be added to sum of two vectors? दो वेक्टर की सम में कौन सा वेक्टर ऐड करना चाहिए so that resultant is unit vector along z direction या z axis? कौन रहता है यूनिट वेक्टर along z axis? के कैप ठीक है कैप k कैप।
सो देखो ये जो वेक्टर है इनकी एडिशन 2i माइनस जे प्लस 3 की, ये पहला वेक्टर, इसमें मैंने दूसरा जोड़ा 3i माइनस 2j माइनस 2k, इसमें तीसरा वेक्टर अपने को जोड़ना है सो दैट हमारी एडिशन विल बी यूनिट वेक्टर अलोंग z डायरेक्शन। जोड़ देते हैं, किसको जोड़ेंगे? किसको जोड़ेंगे इसमें? के कैप तो हमारा आंसर आना चाहिए ना। देखो यहाँ पर एक वेक्टर जोड़ते हैं आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप। क्या सही है क्या? माना कि चलो ये कोई वेक्टर है, इसको ऐड करने से इन पूरी की सम, इस पूरे का रिजल्टेंट ये के कैप आता है। क्या सही है? तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 + 3 5 प्लस आर एक्स आई कैप प्लस माइनस जे माइनस 2j दैट इज -3 प्लस आर वाई जे कैप 3 minus 2 is 1 plus rz k cap इक्वल टू k cap। इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 हो गई, इधर राइट हैंड साइड में j नहीं है, इसका मतलब ये 0 है, राइट हैंड साइड में r नहीं है, इसका मतलब ये 0 है। सो हमारा वेक्टर आ जाएगा 5 + rx = 0, मतलब rx की वैल्यू -5 -3 + ry = 0, मतलब ry की वैल्यू 3 एंड rz की वैल्यू 0। तो हमारा वेक्टर जो ऐड करना पड़ेगा दैट वेक्टर शुड बी -5i कैप प्लस 3j कैप। ऑप्शन में अवेलेबल है क्या? सर आपने ऐसा क्यों किया? देखो राइट हैंड साइड में सिर्फ k कैप है, मतलब j कैप और i कैप ये नहीं है, मतलब उनके कंपोनेंट क्या होने चाहिए? इसकी कोएफिशिएंट क्या होने चाहिए? 0 0, इसलिए तो वो वहां पर अपीयर नहीं हो रहे ना। सिंपल। जाए आगे। बहुत बढ़िया। 2 forces each equal to F acts as shown in figure, उनका रिजल्टेंट बता दो। दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड पता है और उनके बीच का एंगल पता है, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे रिजल्टेंट के लिए? R = √, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स PQ cos थीटा। यहाँ पर पहला और दूसरे का मैग्नीट्यूड कितना है? f² प्लस f² प्लस 2f इंटू f इंटू कॉस, कितना लिखूं? हाफ। क्या सही लिखा है क्या? यस सर। देखो कॉमन सेंस भी यही कहेगा, पहले के टेल से दूसरे के हेड को ज्वाइन करने वाली लाइन इनका रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करे। ये दोनों इक्वल है, मतलब ये अपोजिट एंगल्स भी इक्वल रहेंगे, जिनकी सब 120 है, मतलब ये 60 60 हो जाएंगे।
ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। क्या सही है क्या? Yes, sir. बस 120 क्यों लिया, सबको ध्यान में आया है? यस सर। वेक्टर्स के एंगल जब देखते हैं तब उनको टेल टू टेल लगाना होता है। अब देखो ये एंगल एक हेड और टेल के बीच का है, टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे तो ऐसी केस आएगी। लीनियर पेयर है, ये 60 हो गया तो ये 120 रहेगा। ये दो एफ के बीच का एंगल 120 है, इसलिए 120 लिखा है। क्लियर है? यस सर। देखो ये फंसाने वाला सवाल है, हाँ? बहुत लोगों को फंसाएगा ये। इफ ए बार इक्वल टू बी बार, इसका मतलब क्या है? जब ऐसा आपको दिया जाता है ए बार इक्वल टू बी बार, इसका मतलब क्या है? सर वेक्टर है पैरेलल। ओके, सो थीटा इक्वल टू 0, पैरेलल वेक्टर्स है ना। दूसरा मैग्नीट्यूड से, सही है। इक्वल टू का साइन है, सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन सेम। हाँ, डायरेक्शन सेम, एंगल 0 है, तभी ध्यान में आया कि डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड सेम। चलो, तो ए कैप इक्वल टू बी कैप रहेगा क्या? दोनों का भी मैग्नीट्यूड 1 है, ए और बी की डायरेक्शन सेम है, तो ए बार के अलोंग का यूनिट वेक्टर एंड बी बार के अलोंग का यूनिट वेक्टर, इनकी डायरेक्शन सेम रहेगी, ये सही है। ए कैप डॉट बी कैप इक्वल टू ए बी रहेगा क्या? सर रहेगा। क्या रहेगा क्या? नो सर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? ये बी रहना चाहिए। हम सी और डी करेक्ट है क्या देख लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, सर ये तो सही है। ए इंटू बी कैप मतलब बी कैप की डायरेक्शन मतलब ए की डायरेक्शन इंटू ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड एंड ए की डायरेक्शन। अब देखो बी कैप और ए कैप की डायरेक्शन सेम है, ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब डी भी सही है। सो विच इज नॉट करेक्ट? इट्स बी विच इज नॉट करेक्ट। क्या सही है? यस सर। ओके सर। सर इतना सोचना पड़ता, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। फोर्स एफ ऑफ 7i + 6k, ध्यान रखो हाँ, यहाँ पर जे नहीं है। Makes a body to move on a rough plane with velocity of 3j + 4k। पावर बता दो, पावर क्या होती है? सर वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो क्या मैं इसको पावर को F डॉट V कहूँ? ऐसा है क्या सर? तो पावर इक्वल टू F डॉट V, सो यह आ जाएगा 7 × 0 प्लस 0 × 3 प्लस 6 × 4। सर ऐसा क्यों लिखा है? दिस इज 7i कैप प्लस 0j कैप प्लस 6k कैप, और ये है 0i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। क्या सही है? सो 7 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 को
3 से मल्टीप्लाई किया, 6 और 4 को मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आना चाहिए 24 वैट। क्या सही है? Yes, sir. यस सर। सर 1 मिनट पीछे वाला भगवान, इसमें क्या ही दिखता है, डॉट प्रोडक्ट है वो। जाओ आगे। देखो यहाँ पर ध्यान में इतना ही आना चाहिए कि आई जे के इनके सीक्वेंस के बारे में मुझे कॉशियस रहना चाहिए वेक्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो हमने बिना देखे बिना ठीक से सवाल पढ़े अगर किया तो इसका आंसर 7 3 21 प्लस 24 ऐसा आ जाएगा। 21 प्लस 24 45 ऑप्शन में दिख रहा है, देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी हम टिक कर देंगे। फाइनल एग्जाम में मिस्टेक्स ना हो उसके लिए अवेयर करने का काम इस प्रकार के क्वेश्चन करते हैं। पी बार दिया है, क्यू बार दिया है, पी बार डॉट क्यू बार निकालना है। करे क्या डायरेक्ट 2 into 3 प्लस -3 into -2 प्लस 1 into 0, 3 2 6, -3 into -2 6, आंसर आ गया 12। ये तो 0 ही आने वाला है क्या ऑप्शन? बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पर। क्वेश्चन 12 बढ़िया है। दो वेक्टर्स दिए हैं P एंड Q। प्रोजेक्शन ऑफ P ऑन Q, P की Q पर पड़ने वाली परछाई कैसे रहेगी? ये थीटा है तो दिस विल बी P cos थीटा। क्या सही है क्या? सो द प्रोजेक्शन ऑफ P ऑन Q इज P cos थीटा। इसमें से किसी का प्रोडक्ट P cos थीटा आता है क्या? तो यहाँ पर तो क्रॉस प्रोडक्ट दिख रहा है, तो इनको तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। इन दोनों को सोच दो, P डॉट Q। तो देखो ये क्या आएगा, P बार डॉट Q कैप इज पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। आ गया ना सर? देख लेते हैं B क्या आएगा। B थोड़ा सा अलग आना चाहिए। B में क्या है सर? B में ऐसा लिखा है P कैप डॉट Q बार पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये Q cos थीटा आ रहा है। आ गया क्या ध्यान में? अरे हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। हाँ चलो। तेरह 14 15, चलो देखो देखो जल्दी जल्दी। एक्सक्यूज मी। देखो 13 में क्या कहा है, अ फोर्स ऑफ 10I - 3J + 6K Newton acts on a body of 100 gram
and displaces it from 6i plus 5j minus 3k to something 10i minus 2j plus 7k। देखो एक चीज ध्यान में अगर आपको अगर याद होगी, पोजीशन वेक्टर मतलब क्या होता है? उस पॉइंट की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। सो ये कोई पॉइंट है P और ये P बार रहेगा। सो कोई एखादा P से Q तक जा रहा है, तो ये उसकी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी R बार। इनिशियली यहां पर था, फाइनली यहां पर है। क्या सही है? तो देखो यहां पर अगर ट्रायंगल लॉ लगाते हैं तो P को पहला पकड़ना पड़ेगा, ये पहला वेक्टर है, पहले के हेड के पास दूसरे की टेल लेकर आए, तो पहले के टेल से दूसरे के हेड को ज्वाइन करने वाली लाइन उनका रिजल्टेंट बताती है। अगर ऐसा है तो सर हमें लिखना पड़ेगा P बार प्लस R बार इक्वल टू Q बार, हमें डिस्प्लेसमेंट R बार की जरूरत है, इज इक्वल टू Q बार माइनस P बार, मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। आप कहते भी तो यही हो ना, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। क्या सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है। अगर ऐसा क्लियर है तो नीचे वाले पार्ट के बारे में जरा मुझे बता दो। फोर्स दिया है डिस्प्लेसेस फ्रॉम 6i प्लस 5j माइनस 3k टू, फाइनली यहां पर है वो फाइनली यहां पर है, ये इनिशियल था। सो फाइनल माइनस इनिशियल कितना आएगा? फटाक से बता दो। 10i माइनस 6i 4i माइनस 2j माइनस 5j माइनस 7j 7k माइनस ऑफ माइनस 3 मतलब प्लस प्लस 10k। क्या मेरी डिस्प्लेसमेंट आ गई क्या? वर्क क्या होता है सर? वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट चाहिए। फोर्स है 10i माइनस 3j प्लस 6k, डिस्प्लेसमेंट है मेरी 4i माइनस 7j प्लस 10k, वर्क आ जाएगा 10 4 40 प्लस माइनस 3 इंटू माइनस 7 21 प्लस 6 इंटू 10 60 121 जूल का वर्क हुआ है। क्या सही है? अरे Yes, sir. हाँ ना, कुछ बोलोगे? Yes, sir. ओके चलो बढ़िया क्वेश्चन से आगे के दोनों भी। पहले 15 क्वेश्चन सॉल्व करते फिर 14 की तरफ आते। चलो देखो मेरा 15 क्वेश्चन क्या कहा है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म बाय वेक्टर्स a बार एंड b बार एज एडजेसेंट साइड्स। इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, a बार एंड b बार उसके एडजेसेंट साइड्स है।
आपको पता है एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच इज गिवन बाय ए बार क्रॉस बी बार। पैरेललोग्राम का एरिया ए बार क्रॉस बी बार होता है, तो निकाल लो इसे। आई जे के दिस इज 1 -2 3 3 -2 1 आई के साथ -2 into 1, ठीक है, -2 minus of 3 into -2 -6 minus j 1 into 1 1 minus 3 into 3 9 plus k 1 into -2 minus k के साथ है, हाँ 1 into -2 minus of 3 into -2 -6, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस +6 -2 4i 1 into -9 -8 minus of minus plus 8j minus minus plus 6 -2 plus 4। इसका मैग्नीट्यूड आपको चाहिए तो आप कहोगे एरिया वेक्टर आ जाएगा आपका √4 का स्क्वायर 16 + 64 + 16 कितना आ रहा है ये 6 और 4 10 और 6 16 कैरी फॉरवर्ड 1 6 + 3 96 16 6 96 16 6 बाहर आ जाएंगे तो ये आ जाएगा 4√6 यूनिट्स। आया है क्या आंसर? यस सर। बहुत Yes, बढ़िया। sir. चलो अब आखिरी क्वेश्चन करते हैं। शायद से इसके आंसर मैच नहीं होते हैं ना। ए बार एंड बी बार दिया है, डायरेक्शन कोसाइन एम ऑफ वेक्टर ए बार प्लस बी बार। सो देखो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा ए बार प्लस बी बार, तो आप फटाक से निकाल पाओगे। कितना आया ए बार प्लस बी बार? 3 + 5 8 आए, -j -2j +7 +9 +16। अब L M N are called as direction cosines where L रहता है cos alpha, cos beta and cos gamma, where alpha, beta and gamma are angles made by vector with x-axis, y-axis and z-axis respectively। तो अगर आपको याद होगा तो हमने डब्बा डब्बा वाली डायग्राम निकाली है। सिर्फ कौन सी डायग्राम? वो डब्बे डब्बे वाली।
याद आया क्या कुछ? आज थोड़ी सी अलग निकालने की कोशिश करो। अब ये मेरा अगर कोई 3 डायमेंशनल वेक्टर है, ठीक है, और ये हमारी डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये ऊपर वाला जेड एक्सिस। तो इस वेक्टर ने जेड एक्सिस से बनाया हुआ एंगल कौन सा है? गैमा। इस वेक्टर ने वाई एक्सिस के साथ बनाया हुआ एंगल ये है बीटा, और इस वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ बनाया हुआ एंगल ये रहेगा अल्फा। ठीक है, और अब आप देखोगे अगर ये वेक्टर आर है सो कॉस अल्फा ये रहता है आर एक्स अपॉन आर, कॉस बीटा ये रहेगा आर वाई अपॉन आर, एंड कॉस गैमा इधर जगह है, इधर लिखता हूँ। देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। कॉस अल्फा आर एक्स अपॉन आर, कॉस बीटा आर वाई अपॉन आर, एंड कॉस गैमा आर जेड अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या निकालना था हमें इस क्वेश्चन में? डायरेक्शन कोसाइन एम कॉस बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो आप तो फटाक से आंसर दे दोगे सर, कॉस बीटा आ जाएगा आर वाई -2 अपॉन आर, मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 64 + 4 + 16 का स्क्वायर 256, सही है। 260 324 324 स्क्वायर ऑफ 18, क्या सही है क्या? यस सर। सो ये आ जाएगा -1/9 कॉस बीटा की वैल्यू। ये आपका डायरेक्शन कोसाइन आ गया। ऑप्शन होगे तो बहुत बढ़िया, नहीं होगे तो टेंशन मत लो, नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ। इतना पार्ट ध्यान में आया क्या? ठीक है, अगर इतना पार्ट ध्यान में आया तो जस्ट टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos square अल्फा प्लस cos square बीटा प्लस cos square गैमा। सो देखो इसका स्क्वायर करता हूं, ये आ जाएगा rx² अपॉन r² प्लस ry² अपॉन r² प्लस rz² अपॉन r²। डिनोमिनेटर सेम है, ये आ जाएगा rx² प्लस ry² प्लस rz²। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? √rx² प्लस ry² प्लस rz²। उसका स्क्वायर किया तो r का स्क्वायर किया तो क्या आएगा? 324। अरे पर अभी अपने को वैल्यू की जरूरत नहीं है, r आता है। अगर आपको याद होगा तो r इज √rx² प्लस ry² प्लस rz²। r का स्क्वायर मतलब rx² प्लस ry² प्लस rz²।
इसकी वैल्यू कितनी आ गई cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गैमा की? सर 1 आया क्या ध्यान में? यस सर। अगर ऐसा है तो आप मुझे साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गैमा की वैल्यू 2 आती है ये बता दो। बड़ा आसान है, क्या करोगे आप? आपको एक रिलेशन पता है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर सॉरी कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गैमा। 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो जाएंगे, ये 1 इधर आ जाएगा तो 3 माइनस 1 2 हो जाएंगे। ये तीनों माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गैमा राइट में चले गए तो प्लस हो जाएंगे। सो वो आने वाला है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा इक्वल टू 2। सही है, करके देखो। हाँ, चलेगा?